2 साल तक अपनी अंधी प्रेमिका सुमुनचिंग की पागलों की तरह सेवा करने के बाद जब वो ठीक हुई तो उसने सबसे पहले अपने पुराने बॉयफ्रेंड गु यानजी से शादी कर ली। लोग कह रहे थे कि दोनों ने मुश्किलों को पार कर अपना प्यार पा लिया। मैं चौराहे पर लगी बड़ी स्क्रीन पर उनकी शादी का लाइव टेलीकास्ट देख रहा था। मैंने जेब से प्रपोजल रिंग निकाली, रास्ते के एक भिखारी को दी और मुड़कर चल दिया। मुझे अपने उन 2 सालों पर तरस आ रहा था। सुमुनचिंग इस शहर के पूर्व सबसे अमीर इंसान की इकलौती बेटी थी जो कभी मेरी पूरी दुनिया थी। 2 साल पहले एक भयानक कार एक्सीडेंट में उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। तब उसका मंगेतर गु यानजी तुरंत उससे रिश्ता तोड़कर विदेश भाग गया था। उस मुश्किल वक्त में मैंने अपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होने वाली करोड़ों की कंपनी और टीम को छोड़ दिया। मैं 24 घंटे उसकी आंखें बनकर उसके साथ रहा। मैंने उसके लिए ब्रेल लिपि सीखी, उसका पसंदीदा खाना बनाना सीखा और उसे आवाज़ों से दुनिया पहचानना सिखाया। वो जब भी डिप्रेशन में चीखती चिल्लाती, मैं दिन रात उसे संभालता। वो हमेशा कहती थी, यिनचुआन, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मुझे लगा हमारा रिश्ता सब चीज़ों से ऊपर है। 3 महीने पहले उसका आई ट्रांसप्लांट हुआ और ऑपरेशन सफल रहा। जिस दिन उसकी आंखों की पट्टी खुलनी थी, मैं फूल और अंगूठी लेकर उसे प्रपोज करने अस्पताल जा रहा था। लेकिन उसने आंखें खोली तो सामने मैं नहीं बल्कि विदेश से ठीक उसी वक्त लौटा उसका पुराना मंगेतर गु यानजी खड़ा था। गु यानजी को जैसे ही पता चला कि सुमुनचिंग ठीक होने वाली है, वो तुरंत विदेश से लौट आया। उसने नर्स को पैसे देकर पट्टी खुलने का समय पता किया और सबसे पहले वार्ड में जाकर खड़ा हो गया। उधर मुझे अस्पताल के सिस्टम में खराबी का झूठा मैसेज भेजकर नीचे कैफे में रोक दिया गया। जब मैं फूल लेकर ऊपर भागा तो देखा कि सुमुनचिंग गु यानजी के सीने से लगकर रो रही थी और कह रही थी, यानजी, मुझे तुम्हारी याद आई। गु यानजी ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई कचरा हूं। आसपास के लोग गु यानजी के सच्चे प्यार की तारीफ कर रहे थे कि वो करियर छोड़कर लौट आया। लेकिन इन 2 सालों में जो मैं बिना सोए उसकी सेवा करता रहा, उस कुर्बानी की कोई औकात ही नहीं थी। होश में आते ही सुमुनचिंग ने मुझसे कहा, यिनचुआन, इन 2 सालों में मेरी देखभाल करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये 5 लाख रुपए का चेक है, इसे अपनी सेवा का मुआवजा समझकर रख लो और आज से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। उसकी आवाज में एक नौकर को नौकरी से निकालने जैसा घमंड था। मैंने उस चेक को छुआ तक नहीं। मुझे समझ आ गया था कि उसकी आंखों में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। उसे सिर्फ तब तक एक सहारे की जरूरत थी जब तक वो अंधी थी। मैं बिना कुछ बोले वहां से मुड़ा और अस्पताल से बाहर निकल आया। टीवी पर उनकी शादी का लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, जहां गु यानजी उसे बिल्कुल वैसी ही अंगूठी पहना रहा था जैसी मैंने तैयार की थी। गु यानजी ने सुमुनचिंग से मेरी 2 साल की मेहनत का पूरा निचोड़ जान लिया था। मैंने अपनी हथेली में रखी कीमती गुलाबी हीरे की अंगूठी को देखा, जिसे बेल्जियम के डिजाइनर ने 6 महीने में तराशा था। आज वो मजाक बन चुकी थी। मैंने वो अंगूठी सड़क के किनारे एक बूढ़े भिखारी के कटोरे में डाल दी और भीड़ में गायब हो गया। तभी मेरे बिजनेस पार्टनर फांगजी का मैसेज आया, भैया क्या सब खत्म हो गया? मैंने लिखा, हाँ, ये मेरा इन्वेस्टमेंट फेलियर था, मैं कंपनी वापस आ रहा हूँ। वो खुश होकर बोला, हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। 2 साल पहले मेरी कंपनी टीएनशू डेटा करोड़ों की थी, लेकिन सुमुनचिंग के लिए मैंने सब बंद कर दिया था। जब मैं धूल से भरे ऑफिस पहुंचा तो मेरी पुरानी टीम वहीं थी। उन्होंने करोड़ों के पैकेज ठुकराकर मेरा इंतजार किया था। मैंने कहा, भाइयों, माफ करना, देर हो गई, अब काम पर लगो। फांगजी, बेडो मॉडल का डेटा लोड करो। ओल्ड वोंग, गू ग्रुप की सभी कंपनियों का फाइनेंशियल कच्चा चिट्ठा निकालो। गू ग्रुप की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट ओल्ड वोंग ने निकाली थी, उसे साफ था कि उनका पुराना ट्रेडिशनल बिजनेस अब धीरे धीरे डूब रहा था। गु यानजी के पिता गु होंगहाई ने उसे बिजनेस वर्ल्ड में खुद को साबित करने के लिए कंपनी का नया इंटरनेट और एंटरटेनमेंट सेक्शन सौंप दिया था। वही सेक्शन जिसका मैं 2 साल पहले बेताज बादशाह हुआ करता था। फांगजी ने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक फाइल खोलते हुए बताया कि गु यानजी ने हुआनहाई नाम के एक नए मेटावर्स सोशल प्रोजेक्ट में अपनी कंपनी के 50 करोड़ रुपए झोंक दिए हैं। जब मैंने उस प्रोजेक्ट के टेक्निकल ढांचे को ध्यान से देखा तो मैं दंग रह गया। वह हूबहू मेरे 2 साल पुराने कोड स्टार प्रोजेक्ट जैसा था, जिसे मैंने सुमुनचिंग के एक्सीडेंट के वक्त अधूरा छोड़ दिया था। जांच करने पर पता चला कि गु यानजी ने हमारी कंपनी के एक पुराने टेक्निकल मैनेजर को बहुत मोटी सैलरी पर अपनी कंपनी में रख लिया था। ये वही मैनेजर था जिसे 2 साल पहले मैंने डेटा लीक करने के शक में नौकरी से निकाला था। उसी गद्दार ने मेरे प्रोजेक्ट का पूरा ब्लूप्रिंट और आइडिया चुराकर गु यानजी को बेच दिया था। फांगजी गुस्से में कांपते हुए बोला, भैया, ये तो सरासर चोरी है, क्या हम कोर्ट में उन पर केस दर्ज करें? मैंने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, केस करना बहुत लंबा और थका देने वाला प्रोसेस है। मैं कोर्ट के चक्कर काटकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि उसका यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले ही दम तोड़ दे, उसकी पूरी 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पानी में डूब जाए और पूरे बिजनेस वर्ल्ड में उसकी ऐसी थू थू हो कि वो कभी उठ ना पाए।
मैंने तुरंत आदेश दिया, फांगजी, हमारे बेडो मॉडल का इस्तेमाल करके गू ग्रुप के सभी पार्टनर्स, सप्लायर्स और बैंकों के लोन का डेटा खंगालना शुरू करो। हमें उनकी चेन की सबसे कमजोर कड़ी को ढूंढना है। इसके साथ ही मार्केट में यह अफवाह फैला दो कि टीएनशू डेटा अपने एक क्रांतिकारी सोशल प्रोडक्ट के साथ दोबारा मार्केट में कदम रख रहा है। हमने गू यानजी के प्लेटफॉर्म को टक्कर देने के लिए कोई नया ऐप नहीं बनाया, बल्कि बेडो मॉडल की मदद से उसके प्लेटफॉर्म के अंदर घुसने वाला एक अंडरग्राउंड एआई सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया, जिसका नाम हमने रखा डोंगचा-जी यान, यानी सब कुछ देख लेने वाली आंख। ये सॉफ्टवेयर ऊपर से देखने पर एक फ्री और मददगार टूल की तरह लगता था, लेकिन इसके बैकएंड में एक ऐसा कोड था जो उनके प्लेटफॉर्म पर आने वाले हर यूजर का पर्सनल डेटा और उनके सीक्रेट्स को चुपचाप ट्रैक कर सकता था। चूंकि गू यानजी ने अपने ऐप के प्रमोशन के लिए शुरुआती एंट्री बिल्कुल फ्री रखी थी, इसलिए हमने अपने हजारों एआई रोबोटिक यूजर्स को उसके प्लेटफॉर्म पर एक्टिव कर दिया। लॉन्च से ठीक एक दिन पहले मैंने इस डोंगचा-जी यान सॉफ्टवेयर को इंटरनेट पर मुफ्त में डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध करा दिया। लॉन्च के पहले ही दिन गू ग्रुप के शेयर मार्केट में आसमान छूने लगे। हर जगह गू यानजी की वाहवाही हो रही थी। उसे बिजनेस वर्ल्ड का नया शहंशाह घोषित किया जा रहा था। सुमुनचिंग उसके बगल में खड़ी होकर चमचमाती पार्टियों में मीडिया के सामने मुस्कुरा रही थी। उन दोनों को दूर दूर तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि इंटरनेट की इस अदृश्य दुनिया में उनके पैरों के नीचे बारूद बिछाया जा चुका है। हमारा फ्री सॉफ्टवेयर इतना जबरदस्त हिट हुआ कि लाखों यूजर्स ने गू ग्रुप के ऐप के साथ साथ इसे भी डाउनलोड कर लिया। अब गू यानजी की टेक्निकल टीम धर्म संकट में फंस चुकी थी। अगर वो हमारे सॉफ्टवेयर को बैन करते तो उनके लाखों यूजर्स ऐप छोड़कर भाग जाते, और अगर उसे छोड़ देते तो उनका डेटा लीक होने का खतरा था। जब तक उनकी टीम कुछ सोच पाती, तब तक मैं उनके पूरे प्लेटफॉर्म की नस नस का डेटा अपने हाथ में ले चुका था। लॉन्च के एक हफ्ते बाद गू यानजी नेशनल टीवी पर घमंड से चूर होकर एक बड़ा इंटरव्यू दे रहा था और सुमुनचिंग उसे गर्व से निहार रही थी। मैंने ऑफिस में बैठकर टीवी का रिमोट दबाया, उसे बंद किया और फांगजी से कहा, अब समय आ गया है, शुरू करो। ठीक 1 घंटे बाद गू यानजी के प्लेटफॉर्म का पूरा कच्चा चिट्ठा, सुरक्षा की कमियां और डेटा चोरी होने की 100 पन्नों की पूरी रिपोर्ट देश की सभी सरकारी सुरक्षा एजेंसियों, बड़े मीडिया हाउस और उनके शेयर होल्डर्स को ईमेल कर दी गई। उस ईमेल के नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था, टीएनशू डेटा। यह रिपोर्ट बिजनेस की दुनिया में किसी बम की तरह फटी। हर न्यूज़ चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगी कि गू ग्रुप का नया प्रोजेक्ट पूरी तरह असुरक्षित है और लोगों का पर्सनल डेटा खतरे में है। सरकार ने तुरंत उन्हें नोटिस भेज दिया। डरे हुए यूजर्स तेजी से ऐप डिलीट करने लगे और शेयर मार्केट खुलते ही गू ग्रुप के शेयर बहुत बुरी तरह गिर गए। कुछ ही मिनटों में उनके करोड़ों रुपए डूब गए और इस तबाही को देखकर गू यानजी के पिता गू होंघाई को दिल का दौरा पड़ गया। लेकिन असली और आखिरी वार अभी बाकी था। मैंने जिस खतरनाक इन्वेस्टर से मीटिंग की थी वो वॉल स्ट्रीट का एक बहुत बड़ा शॉर्ट सेलर था। उसने मौका देखते ही बाजार में गू ग्रुप के नाम पर करोड़ों का सट्टा खेल दिया, जिससे गू ग्रुप अंदर से पूरी तरह खोखला हो गया। बैंकों ने उनके पुराने लोन रिकवर करने के नोटिस भेज दिए और सप्लायर्स ने ऑफिस के बाहर हंगामा करना शुरू कर दिया। उसी शाम जब मैं अपने ऑफिस की बालकनी में खड़ा था तो मेरे फ़ोन की स्क्रीन चमकी। वह सुमुनचिंग का कॉल था। जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ से कांपती और डरी हुई आवाज़ आई, यिनचुआन, ये सब तुमने किया है ना? तुम इतने डरावने और बेरहम इंसान कैसे हो सकते हो? मैं धीरे से हंसा और बोला, डरावना? सुमुनचिंग, 2 साल पहले जब तुम पूरी दुनिया के लिए एक लाचार अंधी लड़की थी, तब मैंने तुम्हें उस काले अंधेरे से बाहर निकाला था। आज मैं सिर्फ तुम्हारे उस घमंडी पति को बिजनेस की दुनिया में उसकी असली हैसियत दिखा रहा हूं। और रही बात बेरहमी और बदले की, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि 2 साल पहले जिस भयानक कार एक्सीडेंट में तुम्हारी आंखों की रोशनी गई थी वो बस एक इत्तेफाक था? मेरी बात सुनते ही फोन की दूसरी तरफ सुमुनचिंग की सांसें जैसे अटक गईं। वो कांपती आवाज में बोली, तुम्हारा क्या मतलब है यिनचुआन? साफ साफ कहो। मैंने ठंडे अंदाज में कहा, मैं तुमसे ज्यादा बकवास नहीं करना चाहता। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो जाकर उस ट्रक ड्राइवर ली वेई से खुद पूछ लो, जिसने 2 साल पहले तुम्हारी कार को सीधी टक्कर मारी थी। वो अभी कुछ दिन पहले ही अपनी जेल की पूरी म्याद काटकर बाहर आया है। और हाँ, जाते जाते जरा यह भी पता कर लेना कि पिछले साल उसकी बेटी के अचानक हुए हार्ट ट्रांसप्लांट के लाखों रुपए किस छुपे हुए खाते से आए थे। यह कहकर मैंने बिना उसकी बात सुने फोन काट दिया। 2 दिन बाद फांगजी ने मुझे आकर बताया कि सुमुनचिंग ने उस ड्राइवर को ढूंढ निकाला था और उससे सारा सच उगलवा लिया था। उस रात गू परिवार के बड़े बंगले में सुमुनचिंग और गू यानजी के बीच बहुत भयंकर लड़ाई हुई। चीखने, चिल्लाने और शीशे टूटने की आवाज़ें पूरी रात आती रहीं। असल में वो कार एक्सीडेंट कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि गू यानजी की एक सोची समझी खतरनाक साजिश थी। वो सुमुनचिंग की कामयाबी और उसकी आज़ादी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने ड्राइवर को मोटी रकम देकर वो एक्सीडेंट करवाया था।
ताकि सुमुनचिंग हमेशा के लिए बेबस और अंधी होकर उसके कदमों में पड़ी रहे। अब मेरे और उस वॉल स्ट्रीट के बड़े इन्वेस्टर के बिछाए जाल में फंसकर गू ग्रुप पूरी तरह कंगाल हो चुका था। उनके सारे बैंक खाते बंद हो चुके थे। गू यांजी के पिता आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे और गू यांजी को बोर्ड मेंबर्स ने धक्के मारकर कंपनी से बाहर निकाल दिया था। एक हफ्ते बाद गू यांजी ने मुझे एक सुनसान रेस्टोरेंट में मिलने बुलाया। जब मैं वहां पहुंचा तो वो किसी भिखारी की तरह बिखरा हुआ, डरावना और थका हुआ दिख रहा था। उसने रोते और कांपते हाथों से गू एंटरटेनमेंट के बचे कुचे शेयर्स के कागजात मेरी तरफ बढ़ाए और मिन्नतें करते हुए कहा, यिनचुआन, मैं हार मान चुका हूं, तुम जीत गए, ये सारे शेयर्स तुम रख लो, पर भगवान के लिए मेरे परिवार को छोड़ दो, मेरे पिता अब नहीं बचेंगे। मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, गू यांजी, यह बिजनेस की जंग है, यहाँ कोई दया नहीं होती। तुम अपनी खुद की कमजोरी और लालच की वजह से हारे हो। और रही बात तुम्हारे पिता की, तो जब तुम सुमुनचिंग का वो खतरनाक एक्सीडेंट प्लान कर रहे थे, तब क्या तुमने एक बार भी उसके बूढ़े पिता के आंसुओं के बारे में सोचा था? ये सुनते ही गू यांजी पागलों की तरह टेबल पर हाथ मारकर चिल्लाया, यिनचुआन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीत गए हो? तुम जीतकर भी पूरी तरह हार चुके हो। तुम्हें क्या लगता है ये सच जानने के बाद सुमुनचिंग तुम्हारे पास दौड़ी चली आएगी? कभी नहीं। हाँ, मैं मानता हूं कि वो एक्सीडेंट मैंने ही करवाया था, लेकिन क्या तुम जानते हो कि वो सब कुछ जानने के बाद भी खुद अपनी मर्जी से मेरे पास शादी करने आई थी? मैं अपनी जगह पर हैरान रह गया। गू यांजी ने पागलों की तरह हंसते हुए आगे कहा, उसे तुम्हारी टीएनशू डेटा कंपनी की ताकत का अच्छे से अंदाजा था। जब मैं विदेश से लौटा तो मैंने उसके सामने घुटने टेककर भीख मांगी थी कि अगर यिनचुआन को पता चला तो वो मुझे और मेरे पूरे परिवार को मिटा देगा। सिर्फ तुम ही उसे रोक सकती हो। और जानते हो उस बेवकूफ़ लड़की ने क्या किया? उसने मुझसे शादी करना चुना ताकि वो अपनी शादी के रिश्ते से मुझे बांध सके और तुम्हें एक पूरे परिवार को बर्बाद करने के बड़े पाप से बचा सके। वो तुम्हें बिजनेस की दुनिया का विलेन बनने से बचा रही थी और इसके लिए उसने खुद को मेरे जैसे अपराधी के हवाले कर दिया। कितना बड़ा मजाक है ना? यह सुनते ही मेरे दिमाग में जैसे सन्नाटा छा गया। तो यह थी असली कहानी। वहां कोई नफरत या बेवफाई नहीं थी, बल्कि एक बेहद बेवकूफ़ी भरी और अजीब कुर्बानी थी। सुमुनचिंग ने एक मनगढ़ंत दुश्मनी को खत्म करने के लिए खुद की पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। मुझे अचानक याद आया कि जब अस्पताल में उसने मुझे 5 लाख का चेक दिया था तो उसकी आंखों में वो अजीब सी दूरी और घमंड क्यों था? वो जानबूझकर नाटक कर रही थी ताकि मैं उससे नफरत करके हमेशा के लिए दूर चला जाऊं। एक पल के लिए मेरे अंदर का सारा गुस्सा गायब हो गया और उसकी जगह एक गहरे दुख ने ले ली। हम दोनों एक दूसरे को बचाने के चक्कर में खुद ही अपनी खुशियों को तबाह कर बैठे थे। गू यांजी हाँफते हुए हंस रहा था। कैसा लगा ये कड़वा सच? जिसे तुम धोखेबाज समझकर बर्बाद कर रहे थे, वो तो तुम्हारी आत्मा को बचा रही थी। मैंने गहरी सांस ली, अपने जज्बातों पर काबू पाया और उस कीमती शेयर्स की फाइल को बीच से फाड़कर 2 टुकड़े किए और पास के कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। मैंने खड़े होकर अपनी जैकेट ठीक की और उसके कान के पास झुककर ठंडी आवाज में कहा, गू यांजी, तुम्हें लगा यह सच सुनकर मैं बच्चों की तरह रोऊंगा? तुम बहुत नादान हो। पहली बात, तुमने एक कानूनन जुर्म किया है जिसके लिए कानून तुम्हें तड़पा तड़पा कर सजा देगा। दूसरी बात, बिजनेस की दुनिया में तुमने मेरा आइडिया चुराया था, इसलिए मैंने तुम्हें बर्बाद किया। इसका सुमुनचिंग के फैसलों से कोई लेना देना नहीं है। और तीसरी सबसे जरूरी बात, मैंने थोड़ा और झुककर कहा, सुमुनचिंग ने अपनी जिंदगी के लिए क्या चुना वो उसका अपना फैसला था। मेरी जिंदगी कैसी होगी ये उसके त्याग तय नहीं करेंगे। उसने खुद को एक अपराधी के लिए कुर्बान किया। वो उसकी अपनी बेवकूफ़ी थी और मैं आज अपना खोया हुआ राजपाट वापस पा रहा हूं। ये मेरा हक है। मुझे तुम्हारी वो पुरानी पुश्तैनी हवेली चाहिए जो तुम्हारे खानदान की आखिरी इज्जत है। आखिरकार पूरी तरह टूट चुके गू यांजी ने उस पुश्तैनी हवेली के कागजात पर साइन कर दिए। मैंने उस बड़ी और घमंडी हवेली को बुलडोजर से पूरी तरह टुड़वा दिया और वहां गरीब और बेसहारा बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा स्कूल और रहने की जगह बनवा दी। उधर सुमुनचिंग ने गू यांजी को हमेशा के लिए तलाक दे दिया और इस बिजनेस की दुनिया से दूर देश के किसी दक्षिणी छोटे से शांत शहर में फूलों की एक छोटी सी दुकान खोलकर खुद के लिए जीने लगी। ठीक 1 साल बाद मेरी कंपनी टीएनशू डेटा दुनिया के सबसे बड़े शेयर मार्केट में लिस्ट हुई और हमारी कंपनी की कीमत कई अरब डॉलर पार कर गई। उस रात को मिली इस बड़ी कामयाबी की शानदार पार्टी में मैं कांच की बालकनी में हाथ में ड्रिंक लिए अकेला खड़ा था। तभी अचानक मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमका। मैंने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से सुमुनचिंग की बहुत ही शांत और गंभीर आवाज़ आई, यिनचुआन, तुम्हारी इस बड़ी कामयाबी के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। मुझे माफ़ कर देना, मैं सच में बहुत बड़ी बेवकूफ़ थी जो खुद को बहुत समझदार समझ रही थी। मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा, वो सब पुरानी बातें हैं मुनचिंग, मैं उन्हें कब का भूल चुका हूँ, तुम भी भूल जाओ। उसने थोड़ी देर रुक कर पूछा, यिनचुआन,
तुमने उस गू परिवार की हवेली को तोड़कर वहां बच्चों का स्कूल क्यों बनवाया? मैंने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि जहां बहुत ज्यादा अंधेरा और साजिशें पकी हों, वहां रोशनी का होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मासूम बच्चों की पढ़ाई और खिलखिलाहट की आवाज उस जहरीली हवेली के घमंड से लाख गुना बेहतर है। सुमुनचिंग ने आखिरी बार अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में पूछा, यिनचुआन, क्या हम दोनों फिर से पहले जैसे नहीं हो सकते? मैंने उसकी बात को बीच में ही काट दिया और कहा, मुनचिंग, 2 साल पहले जब तुम्हारी आंखों में पट्टी बंधी थी, तब मैंने तुम्हें एक किताब की कुछ लाइनें पढ़कर सुनाई थी। कुछ पंछी ऐसे होते हैं जिनके पर इतने चमकदार होते हैं कि उन्हें पिंजरों में बंद नहीं किया जा सकता। पुराना यिनचुआन एक पिंजरे में बंद पंछी था और वो पिंजरा तुम्हारा अंधा प्यार था। लेकिन जिस दिन तुमने मुझे छोड़कर उस अपराधी गू यानजी का हाथ थामा, वो पंछी उसी पिंजरे में घुटकर मर गया। अब जो तुम्हारे सामने है वो खुले आसमान का बाज है जो बहुत ऊंचा उड़ चुका है। वो किसी भी पुराने पिंजरे में वापस नहीं आएगा। फोन की दूसरी तरफ से उसके सिसकने और रोने की धीमी आवाजें आ रही थीं। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं समझ गई यिनचुआन, भगवान करे तुम्हारी आगे की जिंदगी बहुत खूबसूरत हो। मैंने भी कहा, तुम्हारी भी। मैंने फोन काटा, उसका नंबर हमेशा के लिए डिलीट किया और वापस मुड़कर अपनी उस चमचमाती हुई पार्टी की दुनिया में लौट आया, जो अब मेरा असली और इकलौता साम्राज्य था।